देखिए बिजनेस को डेली चलाने के लिए, डेली काम करने के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है डेली बेसिस की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो ये बताता है कि वर्क करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए जो फाइनेंशियल मॉडल बनाया जाता है, आज इसी पर डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी। आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग वर्किंग कैपिटल एनालिसिस मॉडल, जिसमें हम देखेंगे प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग साइकिल, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैश बजट एनालिसिस और रीजनिंग विद समरी एनालिसिस कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट और ऑपरेटिंग साइकिल, इसके थ्रू कैसे वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें हमारे पास ग्रोस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तीन अलग अलग सिनेरियो है, और करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपीज। करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए बिजनेस में कुछ डेप्टर्स हैं, कुछ रॉ मटेरियल खरीद के रखना पड़ता है क्योंकि प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा बिजनेस में। तो कुछ रॉ मटेरियल हमेशा पड़ा रहना चाहिए बिजनेस में, कुछ उधार में माल बेचना पड़ेगा तो उस वजह से डेप्टर जनरेट होंगे, थोड़ा कैश बिजनेस में हर वक्त होना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक तरह की एसेट है जो बिजनेस में हमेशा इन्वेस्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए पैसे लगते हैं, जो ये बताया जाता है कि वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। ये ग्रोस लेवल पे है। उसमें से जब हम रिड्यूस कर देंगे करंट लायबिलिटी को तो हमारे पास आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 100 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, बट 100 रुपए किसी ने अपनी जेब से नहीं लगाए। उसने क्या करा, 30 रुपए कहीं से उधार ले लिए, 70 रुपए लगाए। तो दैट मीन्स जो 30 रुपए कहीं से ले लिए वो उसको खुद नहीं देने पड़ेंगे, तो उसको अब देने पड़ेंगे 70। तो अल्टीमेटली जो ओनर है उसको कितना अरेंज करना पड़ेगा, वो है 70। तो इसीलिए करंट लायबिलिटी जो है इसको रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स का वो पार्ट जो करंट लायबिलिटी के थ्रू फंड किया जा चुका है उसको रिड्यूस कर देंगे। अब इसमें बात करते हैं, मान लीजिए ये जो 1 लाख रुपए है, इससे कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया वो लेट से 10%। 10% 1 लाख का हो गया 10,000। अब बिजनेस ने कितने पैसे लगाए हैं, सिनेरियो फर्स्ट में लगाए हैं 1 लाख, सिनेरियो सेकंड में 50,000, सिनेरियो थर्ड में अपने पैसे जो लगाए हैं वो है 20,000। तो अगर रिटर्न कैलकुलेट करें तो फर्स्ट सिनेरियो में रिटर्न होगी 10%, सेकंड सिनेरियो में 20, थर्ड सिनेरियो में 50%। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि करंट एसेट्स का वो पोर्शन, जितना ज्यादा हम करंट लायबिलिटी से फंड करते हैं उतना ज्यादा ही जो मनी इन्वेस्टेड है ओनर की खुद की, उसमें प्रॉफिट आता है। तो क्या इसमें एक्सट्रीम पर जाना चाहिए, आंसर इज नो। इसका नुकसान क्या हो सकता है। अब देखिए इसमें हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो में लायबिलिटी है 0, सेकंड सिनेरियो में 50,000 की करंट लायबिलिटी है, थर्ड सिनेरियो में 80,000 की करंट लायबिलिटी है। बिजनेस का प्रॉफिट जैसा हमने देखा 10,000। अगर सभी करंट एसेट्स को, मान लीजिए जितनी भी करंट लायबिलिटी है एकदम से आ गई और वो कहते हैं कि हमें पेमेंट करो, तो करंट एसेट्स को आज की डेट में बेचने में जाए तो 60% तो इजिली रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एसेट अगर इमीडिएटली बेचने की करते हैं तो उसमें वैल्यू काफी कम मिलती है। तो लेट से मान के चल रहे हैं कि 60% तो इजिली मिल जाएगी। तो 60% मिली 60,000, और 10,000 का प्रॉफिट, टोटल जो इमीडिएट पेमेंट की जा सकती है कैश की वो है 70,000। तो फर्स्ट सिनेरियो में कोई लायबिलिटी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड सिनेरियो में 50,000 की लायबिलिटी है, बट इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं 70,000 की, कोई टेंशन नहीं है। थर्ड सिनेरियो में देखिए 80,000 की पेमेंट करनी है, बट बिजनेस इमीडिएट पेमेंट कर सकता है सिर्फ 70,000 की। दैट मीन्स 10,000 की जो करंट लायबिलिटी है उसको बिजनेस पेमेंट नहीं कर पाएगा। और जब करंट लायबिलिटी की पेमेंट, लेट से क्रेडिटर की पेमेंट अगर बिजनेस नहीं कर पा रहा, तो वो बिजनेस को सप्लाई देना बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, बिजनेस अपने डेली ऑपरेशंस को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली बिजनेस के बंद होने का भी कारण बन सकता है। तो इसलिए हमेशा ये देखना होता है कि करंट लायबिलिटी से फंड इतना ज्यादा ना ले कि अल्टीमेटली कभी उसको इमीडिएट पेमेंट करना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर फंड्स ना हो। अब इसको समझते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के कंटेक्स्ट में। ऑपरेटिंग साइकिल फर्स्ट सिनेरियो में 90 डेज, सेकंड में 120, थर्ड में 180। इसका मतलब क्या है, देखिए बिजनेस मान लीजिए कोई गुड्स जो है वो सेल करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली सेल कर देगा। सेल करने के लिए पहले उसे कुछ रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, परचेज करेंगे कुछ खर्चा होगा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेबर लगेगी, पावर एंड मशीनरी, फ्यूल, किसी फैक्ट्री में काम करेगा तो फैक्ट्री के अपने खर्चे हैं, वो भी खर्चे हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक गुड्स को प्लेस किया जाएगा। उसके बाद कस्टमर आएगा, कस्टमर उधार में सामान ले जाएगा, और उसके मान लीजिए 20-30 दिन बाद वो पेमेंट करेगा। तो एक पॉइंट जहां से खर्चे होना शुरू हुए रॉ मटेरियल की परचेज से, और उस पॉइंट तक जब एक्चुअल में
जो ओनर है उसको मनी रिसीव हो गई, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और जैसे ही मनी रिसीव होगी उस मनी से फिर दोबारा वो इस साइकिल को रन करेगा, दोबारा खर्चे करेगा, फिर दोबारा मनी रिसीव करेगा। तो इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। फर्स्ट सिनेरियो में देख रहे हैं 90, फिर 120, फिर 180। सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लीजिए एक साल में होते हैं 360 डेज। तो फर्स्ट सिनेरियो में ऑपरेटिंग साइकिल है 4, 3 और 2। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मान लीजिए बिजनेस में टोटल नेटवर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 लाख रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना लूज हो गया कि इस 1 लाख को अगर कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो मान लीजिए 15% रिटर्न मिल जाता। तो 15% जो इसमें मिल जाता 1 लाख का, वो तो सिर्फ 90 डेज के लिए इन्वेस्ट किया है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो आपके पास इंटरेस्ट कितना फोरगोन किया है? पहले सिनेरियो में सिर्फ 3750, और जैसे जैसे ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ रहा है ये इंटरेस्ट फोरगोन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मनी पर कितना हम बेनिफिट कमा सकते थे और कितना नहीं कमा पाए। तो ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से ये वेरी करता है। अब बात करते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए, नेटवर्किंग कैपिटल के लिए आप इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स पिक किए हैं, आप इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट वाइज भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए ये हमारे पास पर्टिकुलर है, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेप्टर, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड पावर एंड फ्यूल, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, क्रेडिटर। अब रॉ मटेरियल, मान लीजिए बिजनेस में रॉ मटेरियल जब खरीद के आता है तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली वो कन्वर्ट कर देते हैं। 3 हफ्ते तक मान लीजिए रॉ मटेरियल पड़ा रहता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होने के बाद 1 हफ्ता पड़ा रहता है, फिनिश गुड्स 8 महीना, डेप्टर 2 महीने का टाइम लेते हैं। बिजनेस जो है 1.5 हफ्ते बाद पेमेंट करता है वेजेस और पावर एंड फ्यूल की, 1 महीने बाद ओवरहेड्स की, क्रेडिटर को 1 महीने बाद पेमेंट करता है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि पेमेंट जो है कितनी, या तो आपको लेट मिल रही है या फिर आप डिले कितना कर रहे हैं पेमेंट को। सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए अलग अलग पीरियड्स हैं, कुछ जो पेमेंट्स है वो वीक में डिफाइन है, कुछ मंथ में डिफाइन है। मान लीजिए 1 महीने में 4 हफ्ते हैं, तो उस हिसाब से सभी को आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आए वीक्स में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये एलिमेंट्स की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें कन्वर्ट करने की कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल को, जो हम कह सकते हैं लेबर, पावर एंड फ्यूल। ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस नहीं है जिसके लिए ये देखा जाएगा कि कितने पैसे लगेंगे। उसके बाद सबको ऐड करके हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। और मान लीजिए टोटल बिजनेस में एक साल में हफ्ते हैं 52, टोटल यूनिट्स बिजनेस प्लान कर रहा है 78,000। तो एक हफ्ते में कितनी यूनिट्स वो बना सकता है? वो है 1500। अब उसके बाद देखते हैं कि कॉस्ट कितनी पड़ती है। जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कितने हफ्ते के लिए है? 3 हफ्ते के लिए। तो 1500 गुना 3 रॉ मटेरियल की कॉस्ट, और हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी रॉ मटेरियल की। ऐसे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में देखिए रॉ मटेरियल की तो फुली कॉस्ट लेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है, जैसे अगर काम करना है तो रॉ मटेरियल तो उस काम करने के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो तो कलेक्ट कर लेते हैं, बट उस पर लेबर या फिर जो पावर एंड फ्यूल है वो हो सकता है 60% काम कर चुकी हो सकता है 70%। तो अगर प्रोवाइडेड है कि कितना परसेंट काम किया जा चुका है तो उसको कंसिडर करेंगे। अदरवाइज ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि 50% काम किया है, तभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो 50% इसमें कंसिडर कर लिया। फिनिश गुड्स है, जब गुड्स फिनिश हो चुका है तो उसमें सारी कॉस्ट हम ऐड कर देते हैं, तो इसलिए फिनिश गुड्स में टोटल कॉस्ट। डेप्टर में देखिए ये जो यूनिट पर वीक है ये है 1125, क्योंकि जितनी भी यूनिट्स हैं 75% हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो 25% तो कैश है, तो डेप्टर उसके लिए जनरेट नहीं होंगे। टोटल कॉस्ट इसमें कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि सेल करने में क्या होता है कि जो सेल वैल्यू होती है उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, तो उस प्रॉफिट के लिए तो कैश नहीं चाहिए। जितनी बिजनेस की टोटल कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट के लिए कितना पैसा बिजनेस को इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसका एनालिसिस किया जा रहा है। तो इसलिए डेप्टर को भी देखेंगे टोटल कॉस्ट पर, और कितना बिजनेस में टोटल कैश होना चाहिए हर वक्त, मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट कितनी है वो है 50,000। तो ये हमारे पास आ गया कि टोटल करंट एसेट्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। उसको रिड्यूस करेंगे करंट लायबिलिटी से कि कितना हमने करंट लायबिलिटी का पेमेंट जो है वो डिले कर दिया। जैसे क्रेडिटर की पेमेंट डिले कर दिया 4 हफ्ते के लिए, आउटस्टैंडिंग वेज 1.5, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 4। क्रेडिटर उधार में किससे सामान खरीदेंगे? रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल कॉस्ट, वेजेस को लेबर कॉस्ट, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड टोटल ओवरहेड कॉस्ट। तो इससे आपके पास जब आप रिड्यूस करेंगे करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से,
बिजनेस में पता लग जाएगा कि कितनी नेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट, इसको कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे इसकी वर्किंग डेवलप की जाती है। सबसे पहले देखिए, इस स्ट्रक्चर को अभी हम डिस्कस नहीं करते, पहले इसको समझते हैं, बाद में इसको हम कवर करेंगे। अब मान लीजिए अलग अलग क्रेडिट पीरियड है और मैनेजमेंट जानना चाहती है कि किस क्रेडिट पीरियड पर वो फोकस करे। अब ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल करते हैं तो कुछ बैड डेब्ट होता है, रिड्यूस करके टोटल नेट क्रेडिट सेल आ गई। अब सेल करने के लिए मान लीजिए 75% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है 1,20,000। दोनों को प्लस करके आ गई टोटल कॉस्ट, रिड्यूस करेंगे नेट क्रेडिट सेल में से बिजनेस में आ गया नेट प्रॉफिट। अब रॉ मटेरियल मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट जैसे टोटल थी 75% और रॉ मटेरियल है 45%, तो रॉ मटेरियल कैलकुलेट कर लिया। क्रेडिट परचेज मतलब जिससे रॉ मटेरियल खरीदा है उसको बोल रहे हैं कि 60 दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो दैट मीन्स हमने कितना फाइनेंस जो है वो सेव कर लिया। क्योंकि अगर 60 दिन बाद पेमेंट नहीं करनी पड़ती, अगर इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ती, तो कुछ ना कुछ उसमें पैसे इन्वेस्ट करके रखने पड़ते। बट 60 दिन बाद पेमेंट कर रहे हैं तो उस मनी से बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जैसे मान लीजिए 15%, तो 15% इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। और कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्किंग होती है तो बेटर है अपनी प्रेजेंटेशन में ही आप उसको मेंशन करें। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 15% जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करी है, इस स्ट्रक्चर को देख के इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद जैसे क्रेडिट पीरियड्स है, डेप्टर की कॉस्ट है, उसके बाद डेप्टर में देखें कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितनी निकल रही है। हम मान लीजिए कुछ डेप्टर्स है जिनको हम 120 दिन का पीरियड दे रहे हैं, वो है 3,40,000 के। ऐसे ही 110 दिन का जिनको पीरियड दे रहे हैं, 100 डेज का, 90 डेज, 70 डेज, 60 डेज, तो ये डेप्टर्स है जिनको हम, जैसे हमारे पास कुछ प्रीमियम डेप्टर्स है, कुछ प्रीमियम कस्टमर है जिनको हम 120 दिन का पीरियड दे रहे हैं, तो उनकी टोटल फाइनेंस कॉस्ट, मतलब अगर मनी बिजनेस में कहीं स्टक हो रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट कमा सकती थी, कुछ बेनिफिट कमा सकती थी, बट वो फोरगोन करना पड़ रहा है। तो कुछ प्रीमियम डेप्टर्स है जिनको हम कह रहे हैं कि 120 दिन का पीरियड है, तो उसके लिए हम कितना जो एक्सपेंस बिजनेस का फाइनेंस का पड़ रहा है वो है 51,000। अब देखिए इसमें बिजनेस ने टोटल नेट प्रॉफिट कमाया 1,56,000, उसमें से फाइनेंस का खर्चा कितना पड़ गया 51,000, बिजनेस को टोटल कॉस्ट आई, क्योंकि डेप्टर को अलाउ किया, 3,40,000 के डेप्टर को अलाउ किया कि आप 120 दिन बाद पेमेंट कर दीजिए, उसकी कॉस्ट पड़ गई 51,000 की। बट क्रेडिटर को पेमेंट डिले कर रहे हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिल गया 13,500 का, नेफ्ट इफेक्ट आया 37,500। तो अल्टीमेटली जब आप रिड्यूस करेंगे तो ओनर को कितना नेट प्रॉफिट को लेके गया, नेट प्रॉफिट था 1,56,000 का, उसमें से ओनर लेके गया 1,18,500, तो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ 1,56,000। यहाँ आप चेकिंग लगा सकते हैं और यहाँ रैंक वाइज इसको मेंशन कर सकते हैं। बट अगर हम परसेंटेज में देखें नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंस, यहाँ हम देखें 24%, मतलब 24% जो नेट प्रॉफिट कमाया उसमें से 24% खर्चा तो फाइनेंस में चला गया, ओनर को मिला 76%। और यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो इस सिनेरियो पे 90 डेज पे हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है। बट ऐसा जनरल नहीं होता, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्रेडिट पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे सेल बढ़ती है। जैसा हम देख रहे हैं जैसे जैसे क्रेडिट पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे सेल बढ़ेगी, और जैसे जैसे सेल बढ़ेगी उस सेल को करने के लिए रॉ मटेरियल की परचेज भी बढ़ेगी। और जब बिजनेस रॉ मटेरियल की परचेज ज्यादा करता है तो वो डिमांड कर सकता है अपने सप्लायर से कि उसे क्रेडिट पीरियड ज्यादा दिया जाए। तो देखिए अगर इस लेवल पर देखें तो 90 डेज हमारे लिए बेनिफिट है। बट इसमें क्या हुआ, इसमें जो क्रेडिट पीरियड था वो भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि अगर सेल ज्यादा कर रहे हैं, सेल के लिए परचेज ज्यादा कर रहे हैं, तो क्रेडिटर से बात करी, उसने 60 की जगह 80 डेज अलाउ कर दिए, तो उससे क्या हुआ, उससे जो नेट प्रॉफिट फॉर ओनर है वो बढ़ गया, तो वो मैक्सिमम है 120 डेज के स्टेज में। तो इस तरह से ये देखना चाहिए कि अगर किसी को अलाउ करें क्रेडिट पीरियड ज्यादा बिजनेस में, उससे बिजनेस में सेल बढ़ रही है तो उसी रिलेशन में जो क्रेडिट परचेज है वो भी बढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं कैश बजट, इसके साथ कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए वर्किंग कैपिटल कितने तरह की होती है। एक होती है जनरल वर्किंग कैपिटल, जो हमने डिस्कस किया था कि नेट वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, ये मंथ वाइज होती है, यहाँ मंथ वाइज प्रेजेंटेशन है 6 महीने की। उसके बाद होती है सीजनल वर्किंग कैपिटल, जैसे कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल में बहुत ज्यादा सेल हो सकती है, तो उसके लिए कितनी सीजनल वर्किंग कैपिटल चाहिए। और एक होती है स्पेशल वर्किंग कैपिटल, मान लीजिए बिजनेस में बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, तो उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कितनी लेबर, कितनी मैन पावर, कितने रॉ मटेरियल की एडिशनल रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि स्पेशल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। और एक होता है मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कैश बैलेंस एडिशनल रिक्वायरमेंट, यहाँ अलग अलग हम देख पा रहे हैं 2100, 1980, उसको जब सबको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास पता लग जाता है कि एक महीने में कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है।
अब ये समझते हैं कि कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस है 2100। सबसे पहले ये देखेंगे कि कैश में पेमेंट कितनी करनी है इस एक पर्टिकुलर महीने में। लेट से क्रेडिटर सैलरी ये सब की पेमेंट करनी है, टोटल पेमेंट करनी है जनवरी के महीने में 1600 रुपए की। बट किन से पैसे आ जाएंगे? 500 रुपए आ जाएंगे डेप्टर से, और अप्रैल में देख रहे हैं 150 रुपए आ जाएंगे कहीं अदर इनकम से। तो यहाँ 500 रुपए आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली 1100 रुपए की पेमेंट करनी है। 1100 रुपए की पेमेंट करनी है, 1000 रुपए मिनिमम कैश होना चाहिए बिजनेस में। तो अल्टीमेटली कैश होना चाहिए बिजनेस में 2100, क्योंकि उसमें से 1100 की पेमेंट करेंगे और मिनिमम बैलेंस हमेशा बिजनेस में होना चाहिए 1000 का। इसी तरह से अलग अलग बैलेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ एनालाइज हो जाती है, और कितना बैलेंस कैश में बिजनेस में होना चाहिए वो यहाँ कैलकुलेट हो जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे रीजनिंग प्रिपेयर करते हैं विद समरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखिए अलग अलग लेवल पे सेल है, ये अलग अलग पीरियड्स हैं, जैसे 2018 से 2023 तक की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा रहा है। और यहाँ डेप्ट कलेक्शन पीरियड है। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे ईयर बाय ईयर जो डेप्ट कलेक्शन पीरियड है वो कम होता जा रहा है, और क्रेडिट पीरियड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि जिससे उधार में सामान खरीद रहे हैं वो ज्यादा डेज दे रहा है कि ठीक है आप 60 डेज की जगह 72 डेज में पेमेंट कर दीजिए। तो बिजनेस 72 डेज बाद पेमेंट करेगा, बट उसे पेमेंट मिल जाएगी 50 डेज में। तो ये बहुत अच्छा साइन है। डेप्ट कलेक्शन पीरियड अगर डिक्रीज होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेल बहुत ज्यादा हो रही है। तो जब ज्यादा सेल होती है, जब ज्यादा डिमांड होती है प्रोडक्ट की, तो बिजनेस कई बार क्या कहता है कि कैश सेल करेगा। क्योंकि उधार में माल तो तब बेचेगा जब हाई कंपटीशन है, डिमांड लो है। जब डिमांड ही बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि वो कैश में डीलिंग करे। क्रेडिट पेमेंट पीरियड इंक्रीज कब होता है? इंक्रीज तब होता है जब बिजनेस बहुत ज्यादा परचेज करता है। अब जैसे देखिए सेल ज्यादा करने के लिए परचेज ज्यादा करनी पड़ी, और परचेज ज्यादा जब करेंगे तो आपको क्रेडिट पीरियड जो है वो जनरली ज्यादा मिलेगा। या फिर मार्केट में बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है। डिक्रीज कब होता है? जब परचेज कम करते हैं, कम परचेज करेंगे तो कम पीरियड मिलेगा। या फिर गुडविल अगर बिजनेस की हैम्पर हो रही है तो उस केस में डिक्रीज होता है। इसको रेशो के थ्रू कैसे एनालाइज किया जा सकता है? देखिए ऑप्टिमम रेशो जो है वो रिवॉल्व होना चाहिए अराउंड 1.5 1 या फिर 2 तक, मैक्सिमम 2 तक। अब इसमें देख रहे हैं करंट रेशो जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये हेल्दी साइन है या फिर साइन टू वरी है? इसके साथ हम देखें कि प्रॉफिट की कितनी कैपेसिटी है। प्रॉफिट देखेंगे तो 1.2 है, और प्रॉफिट को जब हम ऐड करके देखते हैं तो प्रॉफिट बिजनेस का इतना ज्यादा है कि वो सारी करंट लायबिलिटी को पे कर सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं लोएस्ट पॉइंट 2023 पर भी 1.7 है। तो दैट मीन्स करंट रेशियो ठीक है 0.5 है, बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिजनेस का इतना ज्यादा है कि वो सारी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकता है। तो इसलिए एडजस्ट करके जब हम देखते हैं करंट रेशियो को, तो इसलिए हमें वरे होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देख सकते हैं टोटल सेल। अब देखिए यहाँ बिजनेस की टोटल सेल है, उसमें से कितनी क्रेडिट सेल हुई। क्रेडिट सेल देखिए धीरे धीरे जो है वो कम होती जा रही है। मतलब जो कस्टमर बिजनेस से उधार में सामान खरीदते थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो क्या बिजनेस के लिए वरी का साइन है? इसको एनालाइज करते हैं। अब मान लीजिए बिजनेस के पास जितनी मशीनरी है, जितनी कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम सेल कर सकती है 1,65,000 की। तो अगर हम देखें कैपेसिटी के हिसाब से वो ऑलरेडी 98-96% पर काम कर रही है। मतलब इससे ज्यादा तो वो सेल ही नहीं कर सकती, डिमांड जितनी ज्यादा हो। क्योंकि जितनी उसके पास मशीनरी है, जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ही वो सेल कर पाएगी। और वो ऑलरेडी अपने लगभग लगभग पीक पर चल रही है। तो इसलिए इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर उस पीक को वो कैश में जनरेट कर सकती है, कि कैश सेल कर सकती है, तो ऑफ कोर्स वो कैश सेल के थ्रू जाएगी। इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि बिजनेस हो सकता है कि यहाँ डिसीजन ले अपनी सेल को इंक्रीज करने के, कुछ ट्रेडिंग करें या फिर कोई नई मशीनरी लाए जिससे उसकी जो कैपेसिटी टू सेल है वो इंक्रीज हो, और उसके बाद वो थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड एक्स्ट्रा दे सकती है, और क्रेडिट सेल का जो मैक्सिमम पोर्शन है उसको भी अचीव कर सकती है। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एनालाइज किया जा सकता है और प्रेजेंट किया जा सकता है।